नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे शिक्षण विधियां, और शिक्षण विधियों में अपन हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे, और हिंदी की शिक्षण विधियों में अपन पढ़ रहे थे पद्य शिक्षण। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को। और पद्य शिक्षण अपन पिछली क्लास में कर रहे थे, और पद्य शिक्षण से संबंधित ही अपन जान रहे थे पद्य शिक्षण के उद्देश्य। पद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो अपन उद्देश्य देख रहे थे, और उद्देश्यों में कुछ बातें अपनों ने पिछली क्लास में देखी थी। आज अपन देखते हैं कि पद्य शिक्षण के और कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पद्य शिक्षण द्वारा बालक में मनोयोग पूर्वक सुनने की क्षमता का विकास होता है। मनोयोग पूर्वक सुनने की क्षमता का बालक में विकास होता है। किसके माध्यम से? पद्य शिक्षण के माध्यम से। कैसे? क्योंकि पद्य शिक्षण में प्रभावशाली शिक्षण होता है। प्रभावशाली का मतलब एक तो मैंने आपको यहां पर कह दिया, और एक बात और है, किसी भी व्यक्ति को पद्य उतना प्रभावित करता है जितना सामान्य चीजें नहीं प्रभावित करती, या गद्य नहीं प्रभावित करता। गद्य से अधिक प्रभावशाली पद्य के द्वारा कही गई बात होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यहां पर कह दिया कि भाई आप है वो विवेकानंद जी के समान महान बनिए, ठीक है, ये तो था गद्य में कहना। और एक मैंने इसको भी सुंदर शब्दों में पिरोकर और यूं कह दिया कि कविता व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। तो यहां पर मैंने आगे यूं कहा कि मेरे ईश्वर, मेरे मौला, ये हृदय मांगता तुझसे, ये युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। अगर इस प्रकार से बात कही जाए तो सभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसलिए कहने का अपना तरीका होता है। गद्य से अधिक प्रभावशाली कौन सा होता है? पद्य होता है। और इसमें ले यति गति के अनुसार, यानी अपन पर्याप्त उतार चढ़ाव में वाचन करते हैं तो सामान्य लोग हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो वो ध्यान से सुनते हैं तो उनमें उस क्षमता का विकास होता है। और आपको मैं बता देती हूँ कि सफल होने के लिए कम से कम एक गुण अत्यंत आवश्यक है। या तो सफल श्रोता बन जाइए या सफल वक्ता बन जाइए। एक गुण आप में होना चाहिए, सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप में दोनों ही गुण नहीं है, आप किसी की सुन भी नहीं सकते, आप किसी को अच्छे से सुना भी नहीं सकते, तो वहां पर आपका जो है व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मनोयोग पूर्वक सुनने की क्षमता का विकास बालक में होता है। किसके माध्यम से? पद्य शिक्षण के माध्यम से। उसके बाद यदि अपन देखें तो बालक के चरित्र निर्माण में भी पद्य शिक्षण सहायक है। चरित्र निर्माण में कैसे? कि पद्य बालक को ज्यादा आकर्षित करता है, तो इसमें अच्छी जो बातों से संबंधित है यदि पद्य रचना की गई हो, जैसे रामचरितमानस लगभग हिंदू घरों में मिलता है, और उसके माध्यम से पूरा का पूरा यहाँ पर इसका नायक कौन है? भगवान श्री राम है। और भगवान श्री राम किस रूप में हमारे सामने आते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन हम जैसे ही किसी के सामने करते हैं तो उसे एक बार भी तो अवश्य लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। तो इसलिए वो पद्य शिक्षण क्या है कि चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। इसके साथ साथ वह भावों को या भावों के अनुसार जो पद्य शिक्षण में कवि के जो भाव होते हैं उनके अनुसार
अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ। तो यहां पर जो विद्यार्थी होते हैं वो भावों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि ये एक भावपूर्ण रचना होती है, और जैसे ही भावपूर्ण रचना होती है तो उसका ज्ञान बालक करता है, तो साथ ही साथ वह अपने इस चीज को, आप अलग से एक पॉइंट और लिख लेंगे, चलिए मैं भी यहाँ लिख देती हूँ कि जब वो भावों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है तो वो क्या करता है कि रचना को या पद्य विषय को, जो भी विषय लिखा गया है उसको वह परिवेश से जोड़कर ज्ञान प्राप्त करना। जो कवि या लेखक है वो परिवेश से जोड़कर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई रामचरितमानस के नायक भगवान श्री राम जी थे, तो यहाँ पर श्री राम जी के चरित्र की को कोई सुनकर यदि यूं सोचता है कि मैं भी ऐसे बनूं, मेरे सामने भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो उसने अपने परिवेश से उन चीजों को जोड़ा और उसके बाद वह स्वयं इस प्रकार का बनना चाहता है, तो वह परिवेश से जोड़कर स्वयं में उसी प्रकार के चरित्र को निर्मित करना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर पद्य शिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे की चीजों पर। तो यहाँ पर अपनों ने पद्य शिक्षण के जितने उद्देश्य हो सकते हैं वो सभी के सभी क्लियर कर लिए, और उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य चीजों की। देखिए, एक बात जो गद्य व पद्य को अलग करती है वो ये है कि गद्य विद्यार्थी, पाठक या श्रोता के मन या मस्तिष्क में तुरंत समा जाता है। कौन? गद्य। गद्य बालक, विद्यार्थी हो, चाहे पाठक हो, चाहे श्रोता हो, उसके मन व मस्तिष्क में तुरंत समा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आम बोलचाल की भाषा में लिखा होता है, सीधा का सीधा लिखा होता है। जबकि यदि अपन पद्य की बात करें तो पद्य में एक छंद होता है, अलंकार होता है, और इसके लिए विद्यार्थी को उन छंदों का, उन अलंकारों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यहां तक कि यदि किसी अन्य भाषा में किया गया है तो उस भाषा के शब्दों के अर्थ भी विद्यार्थी को पता होना चाहिए। यदि विद्यार्थी को अर्थ नहीं पता है तो बालक को उसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा, बालक को समझ में भी नहीं आएगी वो चीजें। तो यहाँ पर एक समस्या जो आती है वो ये है कि वे पद्य शिक्षण विद्यार्थी स्वयं अपने अनुसार खुद से नहीं कर सकता, जबकि गद्य शिक्षण स्वयं कर सकता है, या गद्य से संबंधित ज्ञान बालक स्वयं प्राप्त कर सकता है। पद्य में ये संभव नहीं है, ये असंभव है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब विद्यार्थी के सामने पद्य की बहुत सारी अच्छी अच्छी अपन किताबें भी रख देते हैं, फिर भी वो उसमें रुचि नहीं ले रहा, वो उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहा, वो उनको पढ़ ही नहीं रहा, तो हम क्या ऐसा करें जिससे बालक रुचि लेने लगे? पहली बात तो कक्षा शिक्षण के दौरान जो शिक्षक है उस पर डिपेंड करता है कि वो भावार्थों को बताते हुए इस प्रकार से शिक्षण करवाए कि शिक्षार्थी अपने आप ही रुचि लेने लगे। परंतु फिर भी विद्यार्थी की रुचि प्रकट करने के लिए या विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने के लिए या पद्य शिक्षण के प्रति आकर्षित करने के लिए अनेक साधन हो सकते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बालक में, या फिर मैं यूं कहूंगी पाठक में पद्य शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करने के साधन कौन कौन से हो सकते हैं?
पद्य के प्रति रुचि जागृत करने के साधन कौन कौन से होते हैं? उन साधनों के बारे में यदि अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो प्रभावी कविता पाठ किया जाना चाहिए। प्रभावशाली कविता वाचन किया जाना चाहिए। एक बात तो ये तो सर्वप्रमुख है ही है कि शिक्षक यदि पद्य के प्रति बालकों में रुचि प्रकट करना चाहता है तो उसे सबसे पहले आवश्यक है कि वह उनके प्रति बालकों को आकर्षित करे, उनके हृदय में उससे संबंधित रुचि प्रकट करे, ये है। और रुचि प्रकट करने के लिए वो कह सकता है, जैसे मान लो कबीरदास जी को वो पढ़ा रहा है, कबीरदास जी 6ठी क्लास से शुरू हो जाते हैं, सिलेबस में उनके दोहे चलते हैं, तो कबीरदास जी के दोहों को शिक्षक स्वयं कंठस्थ करके और प्रभावशाली शिक्षण द्वारा कि कबीरदास जी ने यहाँ पर ये कहा, कबीरदास जी समाज सुधारक थे, विभिन्न धर्मों से संबंधित ये बात मानते थे, निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, तो इस प्रकार से प्रभावशाली तरीके से वो वाचन करें तो संभव है कि पाठक या विद्यार्थी है वो उसके प्रति आकर्षित हो। साथ ही साथ अपन यही नहीं है कि भी विद्यालय में ही ये चीज करवाएं या विद्यालय में जो कक्ष है उसी दौरान ही रुचि प्रकट करें, अपन बाहर भी ले जा सकते हैं काव्य को। और अपन ये भी कह सकते हैं कि ये भी कर सकते हैं कविता पाठ संबंधी उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए। ये लो कि कविता पाठ संबंधी उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए। उत्सवों का मतलब सीधा का सीधा कवि सम्मेलनों के लिए है। और आज के जो विद्यार्थी है, हालांकि बच्चों का नहीं हो सकता है, परंतु बहुत से विद्यार्थी जो ये फर्स्ट ग्रेड मतलब ये जो 11th 12th के विद्यार्थी होते हैं, 9th 10th के, और मतलब 8th क्लास से 8वीं से प्लस 8वीं 9वीं और कॉलेज स्तर के विद्यार्थी ज्यादातर कवि सम्मेलनों को मोबाइल पर सुनते हैं। तो क्यों न इस प्रकार के कवि सम्मेलन विद्यालय भवन में आयोजित किए जाएं। विद्यालय भवन में भी नहीं तो विद्यालय से बाहर यदि कहीं कवि सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है तो वहां पर भी विद्यार्थियों को ले जाया जाए, ताकि वहां पर जिस प्रकार से कवियों द्वारा जो पद्य शिक्षण का वाचन किया जाता है या पद्य का वाचन किया जाता है, उस तरीके को देखकर और उस व्यवस्था को देखकर हो सकता है कि बालक या पाठक में उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। तो दो चीजें अपनों ने यहाँ पर देखी, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली बातों पर। तो एक तो प्रभावशाली कविता वाचन किया जाना चाहिए, दूसरा कविता पाठ संबंधी उत्सवों का आयोजन भी इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। कैसे? क्योंकि कविता पाठ संबंधी यदि उत्सवों का अपन आयोजन करेंगे तो वहां पर जो है वो विद्यार्थी उससे संबंधित रुचि प्रकट करने लगेगा। और पद्य शिक्षण से संबंधित यदि रुचि प्रकट करनी है तो पद्य शिक्षण संबंधी, या फिर मैं यूं कहूं पद्य संबंधी विषयों पर विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। कंपटीशन आयोजन किए जाने चाहिए, प्रतियोगिता आयोजन की जानी चाहिए। जैसे एक बार एक क्लास में कबीर के दोहों से संबंधित
एक क्लास में इधर लड़के बैठे थे, लड़कियां बैठी थी। कबीर के दोहों से संबंधित कंपटीशन रखा गया कि भी जो भी हारेगा वो जीतने वाली टीम को चॉकलेट खिलाएगा। तो इस प्रकार से एक जो पंक्ति थी, इधर की पंक्ति उनमें लड़के बैठे थे, इधर की पंक्तियां लड़कियों की थी। तो इधर सबसे पहले जो दो दोहे थे वो लड़कों वाली लाइन से आने थे, दो दोहे इधर से आने थे। तो इस प्रकार से यदि प्रतियोगिता की भावना और बड़ी रुचिकर क्लास इससे बन जाती है, दो दो दोहों के माध्यम से। अब ये ही नहीं, उस दिन तो क्लास रुचिकर बनी, उसके बाद भी विद्यार्थी हर रोज एक दो दोहे याद करने लगे। पता नहीं कब कंपटीशन आयोजित हो जाए और पता नहीं कब इस प्रकार से माहौल बन जाए और आगे हमें जीतना ही जीतना है। तो इसलिए यदि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन अपन करते हैं तो निश्चित रूप से पद्य शिक्षण के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होगी। हाँ, इसका अपन एक रूप और भी हो सकते हैं, ये तो कंपटीशन हो गया, अंताक्षरी भी करवा सकते हैं। तो पद्य शिक्षण संबंधी अंत्याक्षरी का आयोजन किया जाना चाहिए। अंत्याक्षरी का आयोजन, अंत्याक्षरी का मतलब हुआ कि भी अंत्याक्षरी आप सभी जानते हैं, तो इसके माध्यम से भी लगभग इसी प्रकार का शिक्षण होगा। प्रतियोगिता जिस प्रकार से होती है, प्रतियोगिता में तो ये तो होता है कि भी कोई भी दोहा बोलो, अंत्याक्षरी में तो जो वर्ण आ जाते हैं उन पर जो पद्य बोलने होते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है बालकों के लिए, परंतु कहते हैं ना कि जितना टफ कंपटीशन रुचि उतनी ही अधिक आती है। तो इसलिए यहाँ पर भी प्रतियोगिता के साथ साथ अंत्याक्षरी का आयोजन करके भी बालकों में पद्य के प्रति रुचि विकसित की जा सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और देखते हैं कि और कौन सी चीजों का अपन आयोजन कर सकते हैं और जिसके माध्यम से अपन बालकों में पद्य शिक्षण के प्रति रुचि विकसित कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपनी क्लास में जाइए, शिक्षक बन जाएंगे ना, रीट और एसटीसी वाले सभी शिक्षक बनने के लिए तो ये क्लास देख रहे हैं। तो जैसे ही आप शिक्षक बन जाओ उस समय आप कक्ष में जाना, ठीक है, जाएंगे, स्वाभाविक है। अब जैसे ही आप कक्ष में गए तो उस समय आपको ये कहना है कि भाई सबसे ज्यादा दोहे किसको याद है, किसको कंठस्थ है। सबसे ज्यादा दोहे जिसको कंठस्थ हो उसको कोई न कोई छोटा सा प्राइज दे देना, चाहे आप पेन दे देना, चाहे टॉफी चॉकलेट दे देना। औरों में भी इस प्रकार की भावना आएगी कि मैं उससे ज्यादा पद कंठस्थ करूं। तो इस प्रकार से कक्ष में बालकों को पद्य कंठस्थ करवाकर भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। किसके माध्यम से? पद्य कंठस्थ करवा के, पद्य याद करने के लिए कहिए या तो, और या फिर जो बालक है उनको याद है, उनको प्रोत्साहन के लिए उनको किसी न किसी प्रकार से पुरस्कृत किया जाए। जैसे ही आप पुरस्कृत करेंगे तो अन्य विद्यार्थियों में भी इस प्रकार की भावना जागेगी। साथ साथ आप एक चीज और कह सकते हैं, कौन सी? आप यूं कह सकते हैं विद्यार्थियों को कि भी पद्य से संबंधित, पद्य संबंधी पुस्तकों या पदों को संग्रह करवाकर विद्यार्थियों में इस प्रकार की रुचि। देखिए, छोटे छोटे विद्यार्थी, आप भी जैसे छोटी क्लासेस में थे तब आपने भी रजिस्टरों में शेरो शायरी बहुत उतारी होगी,
अपने रजिस्टर होते थे, उसके पीछे के पेजेस कभी खाली नहीं होते थे, उनमें शेरो शायरी भरी रहती थी। तो उसी प्रकार से विद्यार्थियों को उकसाइए, प्रोत्साहित कीजिए कि भी आप पदों का संग्रहण करें। आप चाहे पद्य से संबंधित पुस्तकों का संग्रहण करें, चाहे आप पद्यों का संग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का संग्रहण करें। तो जैसे जैसे उनमें संग्रहण की प्रति रुचि उत्पन्न होगी तो वो चीज उनमें ये भी होगा कि भाई देखें तो सही किसमें क्या नया है, ताकि हम इसका संग्रहण करें। तो इसके संग्रह के लिए वो जरूर उसको देखेंगे कि हाँ इसमें ये चीज नहीं है, तो ये चीज मेरे पास होगी तो जाहिर सी बात है मेरा संग्रह अच्छा माना जाएगा। तो इस प्रकार से उनमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद वो अपने संग्रह में इन चीजों को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके साथ ही यहाँ पर अपना ये पॉइंट भी क्लियर होता है, पूर्ण होता है। कौन सा? कि बालकों में अपन रुचि किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। तो अपन उत्सवों के माध्यम से कर सकते हैं, अपन अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, प्रभावशाली वाचन और पुस्तकों का संग्रहण, पद कंठस्थ करवाकर अनेक माध्यमों द्वारा हम बालकों में रुचि प्रकट कर सकते हैं या रुचि विकसित कर सकते हैं। किसके प्रति? पद्य शिक्षण के प्रति। अब अपन बात करते हैं पद्य शिक्षण की प्रमुख सोपान की। यदि आप कहीं भी कक्षा में पद्य शिक्षण करवाने जा रहे हैं तो उस दौरान आपको कौन कौन से सोपानों से गुजरना होगा, कौन कौन सी सीढ़ियों पर आपको चढ़ना होगा, उस चीज को अपन यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्या? पद्य शिक्षण की सोपान। शिक्षण के सोपान याद कीजिए, अपनों ने गद्य शिक्षण के सोपान पढ़े थे। आप चाहे पद्य शिक्षण के सोपान पढ़ लीजिए, चाहे गद्य शिक्षण के सोपान पढ़ लीजिए, चाहे व्याकरण शिक्षण के पढ़ लीजिए, किसी से भी संबंधित चाहे सामाजिक अध्ययन की विधियां पढ़ लीजिए, किसी भी विधि द्वारा आप अध्ययन करवा रहे हैं, सोपान यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना जाकर देनी ही देनी होगी। आपको पहले कक्ष में जाते ही प्रस्तावना बोलनी है। प्रस्तावना का मतलब आपको बच्चों के साथ बात शुरू करनी है और बातों बातों में आपको विषय पर आना है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए यूं भी कहा जाता है कि भाई बालक के पुराने ज्ञान से और नवीन ज्ञान को जोड़ना, यानी जब अपन सामान्य बातें कर रहे हैं तो उन चीजों के बारे में बातें करेंगे जिनके बारे में बालकों को ज्ञान है, बालकों को पता है। तो उस प्रकार से अपन उन चीजों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बात करते करते धीरे अपन नवीन ज्ञान तक उसको लेकर आएंगे, अर्थात अपने विषय तक उसे लेकर आएंगे। तो इसलिए ये प्रस्तावना हो गई। कौन सा सोपान? पहला सोपान। जैसे ही आपने प्रस्तावना बना ली तो उसके बाद आपको यह तय करना है कि भाई मुझे किस प्रकार से पाठ का प्रस्तुतिकरण करना है। अब ये अलग अलग होता है, गद्य शिक्षण का प्रस्तुतिकरण अलग होता है, पद्य शिक्षण का अलग होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आपको प्रस्तुतिकरण यानी पाठ पढ़ाना शुरू करना है। अब पाठ पढ़ाना जब शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये जो प्रस्तुतिकरण होता है वो जो वाचन है उसके माध्यम से होता है। वैसे तो वाचन के माध्यम से ही होता है गद्य पद्य में, परंतु इसमें सहस्वर वाचन और इसके साथ साथ अनुकरण वाचन दोनों होते हैं। और प्रस्तुतिकरण है वो 3 वाचन के माध्यम से होता है सामान्यतः, सहस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन। तो तीनों प्रकार के वाचन से होता है। यहाँ पर शिक्षक किसी भी वाचन द्वारा, वैसे तो अनुकरण वाचन तो वो करवा ही नहीं सकता, पहले तो क्या करेगा, वो आदर्श वाचन करेगा या सहस्वर वाचन स्वयं करेगा। जैसे ही उसने वाचन किया वैसे ही साथ साथ वो व्याख्या भी करेगा। अब अगर गद्य शिक्षण करवा रहे हो तो भाई सीधा का सीधा आपने वाचन कर दिया, सरलार्थ बता दिया, साथ साथ आपने विद्यार्थियों से वाचन करवा लिया, वहां पर विद्यार्थी समझ जाएंगे।
परंतु यहाँ पर आपको इस तत्व को महत्वपूर्ण मानना है। साथ साथ पदों की व्याख्या भी करनी है। यदि आप व्याख्या नहीं करते हैं तो बालकों को वो चीज समझ में ही नहीं आएगी, और जब बालकों को वो चीज समझ में ही नहीं आएगी तो बालक उसमें रुचि नहीं लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले प्रस्तावना तैयार करनी है, प्रस्तुतिकरण करना है, और प्रस्तुतिकरण के साथ साथ आपको व्याख्या बतानी है। व्याख्या बताते हुए अंत में आपको सारांश बताना है। और याद रखना, जहां तक संभव हो, जब आप सारांश बता रहे हैं तो उस समय उसका उद्देश्य भी बता दीजिए कि भाई ये पाठ या ये विषय आपके सिलेबस में क्यों दिया गया, तो वो चीज भी आप बता दीजिए। सारांश ग्रहण करना हो सकता है या ग्रहण करवाना हो सकता है। उसके बाद अंत में आ जाएगा क्या, इसको अपन उद्देश्य के साथ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर उद्देश्य भी ले सकते हैं कि जो शिक्षक है, हालांकि नाम यहाँ पर जो सोपान है उनमें सारांश ही अपन लिखेंगे, परंतु इसके साथ साथ बालकों को अपन इस जगह पर, यहाँ पर इस पूरी रचना का या पूरे पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी बालकों को समझा देंगे। और अंत में क्या होता है, हम जानते ही हैं कि अंत में मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। और मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपने जो पढ़ाया वो बच्चों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, आपका शिक्षण प्रभावी है या नहीं प्रभावी है, आपका शिक्षण सफल है या नहीं सफल है या असफल है, इस बात के बारे में यदि आपको जानना है तो आपको मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक माना जाएगा। तो मूल्यांकन करिए। और मूल्यांकन में भी अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे अति लघुतरात्मक होते हैं, लघुतरात्मक होते हैं, और इसके उससे पहले भी वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठों में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सही गलत वाले भी होते हैं, रिक्त स्थानों वाले भी होते हैं, विकल्पों के चयन वाले भी होते हैं। 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, एक विकल्प का चयन करना होता है। तो ये प्रश्न भी इसमें होते हैं, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और उसके बाद निबंध। और इसके साथ साथ आपको अपने पूरे शिक्षण के दौरान जो भी कार्य करना है उसकी जो पाठ योजना है वो पहले ही आपको तैयार करनी है। कक्ष में जाने से पहले आपको पूरा का पूरा विवरण तैयार कर लेना है कि आपको प्रस्तावना में कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं। हाँ, आपने बीएड में किया भी होगा, बीएड हो या एसटीसी हो, जब आपके लेसन चलते थे तो लेसन के दौरान आपको कहा भी गया होगा कि भाई इस प्रकार से आपको पाठ योजना तैयार करनी है, और पाठ योजना तैयार करते हुए उस क्लास में जाकर आपको इन सोपानों से गुजरना है, इन सीढ़ियों पर आपको चढ़ना है। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्याख्या, सारांश, और उसके बाद अंत में आपको मूल्यांकन करना है। प्रस्तावना में आप ये ध्यान रखेंगे कि पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए, ऐसे नहीं कि भी बातें शुरू की और उसके बाद आप विषय पर तो आ रहे हैं, परंतु यहाँ पर आप सारी की सारी चीजें नई बता रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि कहीं भी कोई समस्या आ जाए और आपके प्रश्न का उत्तर बालक नहीं दे पाए तो उनके लिए पूरक प्रश्न भी होते हैं। आप पूरक प्रश्नों के माध्यम से भी बालक से उत्तर निकलवा सकते हैं। तो पूरक प्रश्न होते हैं जो उसी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछो और उसके माध्यम से उसे उस प्रश्न तक लेकर जाओ बालक को जहां पर आपको ले जाना था। तो प्रस्तावना हो गई, उसके बाद प्रस्तुतिकरण हो गया। प्रस्तुतिकरण में आप एक बार आदर्श वाचन करेंगे और आदर्श वाचन के बाद आप दोबारा जब वाचन करेंगे तब साथ साथ व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपने पहली बार आप वाचन कर रहे हैं तभी आप साथ साथ व्याख्या कर रहे हैं। पहले पूरे के पूरे पद का एक साथ वाचन कर दीजिए, दूसरी बार जब वाचन कर रहे हैं तब साथ साथ व्याख्या कीजिए, उसके बाद उनका सारांश या उद्देश्य बता दीजिए, अंत में मूल्यांकन करते हुए और आपको पाठ योजना समाप्त करनी है। तो आज की क्लास में अपनों ने देखा कि पद्य शिक्षण के प्रति बालक में आप रुचि किस तरीके से प्रकट कर सकते हैं।
रुचि किस तरह से विकसित कर सकते हैं, और दूसरा पद्य शिक्षण के प्रमुख सोपान। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।